हाय व्यूअर्स, इस हमाद हसन अगेन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं और हमने बारहा ये कहा कि वी आर एट द वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन, इसलिए कि इसमें हम स्टोरी डेवलपमेंट का जिक्र कर रहे हैं। और स्टोरी डेवलपमेंट में मोस्ट टाइम्स हमने देखा है कि राइटर्स लैक करते हैं, इसलिए कि वो स्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और उनका भी कोई कसूर नहीं होता, चूँकि उन्हें बताया ही जाता है, उन्हें स्ट्रक्चर ही सिखाया जाता है। और इसलिए कि जब वो उन स्ट्रक्चर की थ्योरीज़ में घुसते हैं तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए कि वो सिर्फ उस स्ट्रक्चर को उस लिहाज से देख रहे होते हैं जिस लिहाज से किसी भी राइटर ने उन्हें स्ट्रक्चर को दिखाया है। लेकिन स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो स्ट्रक्चर इटसेल्फ तो गलत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जब आपकी स्टोरी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी तो आप उस स्ट्रक्चर को सही तरीके से आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे और आप जो है स्टोरी के समंदर में खुद ही गुम हो जाएंगे और इस तरह आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो व्यूअर्स, हमने स्टोरी डेवलपमेंट का एक सिलसिला शुरू किया और मैं ये आपको कह सकता हूँ, मैं आपको ये बैट कर सकता हूँ आपके साथ कि आफ्टर यू हैव दिस स्टोरी डेवलपमेंट, और वो जो उस स्टोरी डेवलपमेंट से लास्ट टाइम जो हमने प्रेमिस लाइन को डेवलप किया है, जो कि एक टूल है आपके लिए कि व्यूअर्स उस टूल से आप बेसिकली पूरे स्टोरी स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेंगे, क्योंकि वो टूल आपके पास एक आ चुका है और जिस पर आप किसी से भी जो है डिस्कशन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपने पॉइंट को बता सकते हैं। तो इसमें आपको फिर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि नोबडी विल डिनाई योर स्टोरी, इसलिए कि वो स्टोरी के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर शामिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि स्टोरी के एलिमेंट तो शामिल होंगे, उसके अलावा आपको बात करने का पता होगा, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर सेइंग। तो इसलिए इम्पॉर्टेंटली ये बात होती है कि हम कई दफ़ा ये देखते हैं व्यूअर्स कि हम जब किसी के पास स्टोरी लेकर जाते हैं और हम उनसे डिस्कस करते हैं तो वो अक्सर उसमें 500-600 गलतियां निकाल देता है, वो इतने ज़्यादा इश्यूज़ निकाल देगा कि आप परेशान हो जाएंगे और आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस जो है वो मज़ीद आपका शटर हो जाएगा और आप कहेंगे कि शायद ही मैं कहानी छोड़ दूँ। तो व्यूअर, उसकी वजह ये है कि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हो सकता है वो स्टोरी ठीक लिखी हो, लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा ये चीज़ जो मैंने लिखी है इसका मकसद क्या है। आपके शायद जहन में तो वो चीज़ हो, लेकिन आप वो बयान नहीं कर पाएंगे, या विजुलाइज़ कर रहे होंगे कि फ़िल्म में मैं इसको दिखा रहा हूँ इस तरीके से, लेकिन वो आप बेसिकली बताने की पोजीशन में नहीं होगी, इसलिए कि बेसिकली आपको ख़ुद भी इस बात का पता नहीं होगा कि ये जो चीज़ आपने जो बनाई है, ये जो आपने डेवलप किया एक सिनॉप्सिस, इसका क्या मकसद है। तो व्यूअर, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास वो टूल जो प्रेमिस लाइन के हमने लास्ट एपिसोड में डेवलप किया था एक फ़र्ज़ी कहानी को लेकर, और उसमें फिर हमने ये देखा था कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं उसमें कि हम अब इस पर अपने स्टोरी स्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसको अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें इंटरेक्ट करें और हमें ज़्यादा सीखने का मौका मिले। व्यूअर्स, याद रखें कि किसी के पास जो नॉलेज होता है वो नॉलेज हर बंदा अपने तरीके से परसीव करता है। डेफिनेटली अगर मैं आपको एक स्टोरी लाइन कहूँ और मैं 5 लोगों में एक स्टोरी लाइन को अगर बयान करूँ कि इस पर आप एक स्क्रिप्ट लिख कर आएँ, तो 5 बिल्कुल डिफरेंट स्क्रिप्ट लिख कर आएंगे, क्योंकि स्किल्स जो हमारी स्टोरी डेवलपमेंट की और राइटिंग जो हमारी क्रिएटिव राइटिंग की स्किल्स होती है वो हर शख्स में मुख्तलिफ होती है। स्टोरी डेवलपमेंट के हद तक तो हम इसको एक यूनिफॉर्म करना चाहते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमने अपने प्रेमिस लाइन को क्या डेवलप करना। तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। प्रेमिस लाइन तक पहुंच चुके हैं और मैंने ये आपको बताया था लास्ट टाइम कि हम कैसे प्रेमिस लाइन के हम 4 पार्ट्स को तोड़ सकते हैं। और बेसिकली जब ये वो प्रेमिस लाइन है बेसिकली जिसने आपकी इनविजिबल स्ट्रक्चर को और विजिबल स्ट्रक्चर को आपस में ब्रिज कर दिया है, और अब आपको पता है कि मैंने इसको पेपर पे कैसे लिखना है। तो पार्ट 1 में व्यूअर्स, आपको याद है कि हमने कहा था ये प्रोटैगनिस्ट का पार्ट होगा। प्रोटैगनिस्ट के पार्ट में हमने कहा था कि हमारे पास हमेशा 2 चीज़ें आती हैं, एंड दैट इज़ कैरेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन। यही आपका इनविजिबल स्ट्रक्चर था। तो इस प्रेमिस लाइन ने विजिबल स्ट्रक्चर में
करैक्टर और मॉरल कंपोनेंट में उस बात को हम ले गए थे। लेकिन जब आप पेपर पे, चूँकि अब हम इस इनविजिबल स्ट्रक्चर को, हमें पता तो है कि वो विजिबल स्ट्रक्चर में जाके हमारा मॉरल कंपोनेंट और करैक्टर होगा, लेकिन प्रेमिस लाइन ने इसको वो शक्ल दी है, इसको वो स्ट्रक्चर दिया। बेसिकली अब हम एक स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं कि जिस पर अब हम अपने स्टोरी को डेवलप करेंगे और अपने स्क्रिप्ट को लिख पाएंगे। तो व्यूअर्स, इस लिहाज से हमने कहा था कि प्रोटैगनिस्ट का पार्ट है, और फिर पार्ट 2 में हमने व्यूअर्स ये कहा था कि प्रेमिस लाइन का पार्ट 2 जो होता है वो बेसिकली हमारे पास होता है। हमने बेसिकली प्रेमिस लाइन को जब चेक किया था तो हमने कहा था कि अहमद जो है उसको शकील ने उसको इंसाइट किया कि वो हमारे कि वो बैंक लूटने के जो हमारी टीम है उसको लीड करे। तो वो फिर वो इंसाइटिंग इंसिडेंट जो था, उसने वो इंसाइटिंग इंसिडेंट जो है उसको अहमद मान जाता है, चूँकि उसका एक मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है जो कि हम मॉरल कंपोनेंट में डिस्कस कर चुके हैं। फिर पार्ट 2 में वो टीम अप करेगा। टीम अप इसलिए करेगा कि मैंने आपको पहले कहा था व्यूअर्स कि कोई भी स्टोरी जो होती है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए रिलेशनशिप के साथ चलती है। तो इसमें हमारे 2 पार्ट आ जाते थे कि एक उसका डिज़ायर क्या और दूसरा वो रिलेशनशिप का डेवलप करता है। तो उसमें हमने डिज़ायर और रिलेशनशिप को दिखाया था। मैंने आपको ये कमेंट्स में भी किसी ने पूछा, मैं आपको बता दूँ कि डिज़ायर आप जितनी जल्दी अपनी फिल्म में दिखा पाएंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि ऑडियंस को ये पता होगा कि हमारा प्रोटैगनिस्ट किसकी तलाश में है, वो क्या करना चाहता है, और अब वो ये देखना चाहेंगे क्या वो ये कर पाएगा कि नहीं। तो फिर वो रिलेशनशिप और वो टीम अप होगा और वो उसका एक डिज़ायर होगा, और वो जो डिज़ायर है इस केस में वो बैंक रॉबरी है और उसमें से पैसे हासिल करना है। तो वो डिज़ायर है, वो रिलेशनशिप उसने शकील और अपने पुराने गैंग लीडर के साथ वो टीम अप करता है और हाइस्ट पर निकल जाते हैं। और इसलिए हमारा जो होगा वो अपोजिशन का पार्ट होगा, और अपोजिशन के पार्ट में हमने ये कहा था कि हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, 2 चीज़ें आएंगी। एक तो हमारा इसमें हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस और एडवेंचर। ये हमारा पार्ट 3 था कि जिसमें हम अपने 6 कंपोनेंट्स को अभी तक कर पाए थे कि अपोजिशन में कौन उसके अगेंस्ट वो फोर्स बनेगा। तो इस केस में हमने ये देखा था कि एडवेंचर के केस में तो हमें ये पता चलेगा था कि वो जो उसका दोस्त शकील है वो उसको डबल क्रॉस कर रहा है, तो वो एडवेंचर के अब सारे सीन उसमें वो डालें, कैसे डबल क्रॉस कर रहा है, वो किससे मिल रहा है, वो किसको बता रहा है, तो वो आप एडवेंचर के केस में उसको डालेंगे। और रेजिस्टेंस डेफिनेटली हमारे सामने के लिए एडवेंचर आपका किस सूरत में सामने आ रहा है, इस रेजिस्टेंस की वजह से। ये वो पुश बैक जो चीज़ कर रही है हमारे प्रोटैगनिस्ट को, वही एडवेंचर को जन्म दे रही है, वही आपका मिडल ऑफ द स्टोरी बनता जा रहा है। वो एक एडवेंचर जो है हमारे पास स्टोरी में आ जाएगा। तो ये अपोजिशन है, रेजिस्टेंस है। तो पार्ट 3 जो हमारा अपोजिशन है वो रेजिस्टेंस और एडवेंचर में। और इस केस में डेफिनेटली हमने कहा जो हमारी एंटागनिस्ट है वो उसका अपना दोस्त है जो बेसिकली उसको डबल क्रॉस कर रहा है। तो ये हो गया। और 4th पार्ट में हमारे पास था डिनोमो या रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं। अगले केस में भी हमारा एडवेंचर आगे ज़रूर चलेगा, चूँकि एडवेंचर को अब रेवोल्यूशन की तरफ जाना है। और ये मेरे पास जिस तरह हमने अपने 4 पार्ट्स बनाए थे कि जब अहमद को ये पता लगा कि शकील उसको डबल क्रॉस कर रहा है और जो वो गैंग लीडर है और वो दोनों पैसे लेकर भागना चाहते हैं और सारा इशू अहमद पर डालना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, कैओस पैदा हुआ है। वो जो मसला पैदा हुआ वो एक चेंज लेकर आएगा, और वो चेंज जो है वो ज़ाहिर बात है हमारे प्रोटैगनिस्ट में आएगी, और इस तरह ये एक रेजोल्यूशन जो है हमारी कंप्लीट होगी। और ये मेरी एक प्रेमिस लाइन डेवलप हो जाएगी। अब हम प्रेमिस लाइन को देखते हैं, व्यूअर्स को जब हम एनालिसिस करते हैं, ये जो भी मेरी प्रेमिस लाइन है ये मेरी फर्स्ट पास प्रेमिस लाइन है। बेसिकली आपने ये देखना है कि आया ये जो मेरी प्रेमिस लाइन है ये फर्स्ट पास को पूरा कर रही है कि नहीं। हमने जो अपने 4 पार्ट बनाए, अब आपकी जो भी स्टोरी हो, आपने जो भी अपने बारे में सोचा होगा, जो भी आप अपने स्टोरी के बारे में अभी तक विजुलाइज किया होगा, आप उसको इस पैमाने पे फेंकें। जब आप इस पैमाने पे इसको फेंकेंगे तो इट माइट टेक 1 month टू डेवलप अ प्रेमिस लाइन। 1-2 महीने भी लग सकते हैं, याद रखें व्यूअर्स। ये नहीं कि मैं 1 मिनट में बैठूंगा और ये मेरी प्रेमिस लाइन डेवलप हो। बहुत कोई लकी होगा कि वो 2 दिनों में इस प्रेमिस लाइन को बना ले। उसकी वजह ये कि बजाय आप 100 सफ़े लिख कर फंसें, आप 20-25 दिन लगा के अपनी प्रेमिस लाइन डेवलप करें। आपने एक फर्स्ट पास बना लिया है, यहाँ तक पहले आपने पहुँचना है। लिखने से पहले आपने ये चीज़ देखी, हाँ यार ये चीज़ मेरी स्टोरी पूरी कर रही है कि नहीं। जब ये चीज़ आपकी जो स्टोरी है वो उस पर बैठ जाएगी,
अब आप इसको रिफाइन कर सकते हैं लिखने की हद तक। रिफाइन से मेरी मुराद ये है कि मिसाल के ऊपर ये अगर 8 लाइनों में आपकी एक प्रेमिस लाइन बनी हुई है, अब इसको शॉर्ट करें, कोई ग्रामर अपना वर्ड्स को कम कर दें, इस तरह कर दें कि ये चारों चीज़ें जो हैं आपकी बेसिकली 3-4 लाइनों में आ जाएं। और उन 3-4 लाइनों में से मुराद ये कि जुमले लंबे कर लें, ताकि कोई ये भी ना कहे कि ये जो प्रेमिस लाइन है ये तो 15 लाइनों की है, ये तो पूरा सिनॉप्सिस शायद लिख लें। नहीं, तो आप 3-4 लाइनों पर इसको लेकर आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंटली कि ये जो 4 मेरी पार्ट्स हैं मेरी प्रेमिस लाइन के, ये मेरे पास हों। जब आप अपना एनालिसिस कर रहे होंगे और आप समझते होंगे कि प्रेमिस लाइन एक तो मेरे पास अपना टूल है और उसमें मुझे किसी प्रोड्यूसर को भी भेजना पड़े, तो हो सकता है आपको किल द डार्लिंग्स करना पड़े, यानी कि हो सकता है वो सेंटेंस जो आप कहते हैं बड़ा मज़ेदार मेरा सेंटेंस है, लेकिन वो प्रेमिस लाइन को बढ़ा रहा है, तो आप उसको काट दें। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर अपनी फ्लावरी राइटिंग दिखाना नहीं है, हमारा मकसद ये कि हम स्टोरी के स्ट्रक्चर को उसके सामने रखते हैं जो आपने डेवलप की अपनी स्टोरी। एनालिसिस करेंगे अपनी प्रेमिस लाइन का, ये इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, इसी पे ही आपने टाइम लेना है। ये इस पर आप महीना ले लें और उसके बाद 20 दिनों में स्क्रिप्ट लिख डजंट मैटर। उसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। एक तरीका ये कि अगर आपने अपनी प्रेमिस लाइन को इस तरह बनाया कि उसके अंदर बहुत सारी बैक स्टोरीज आपने डाल दी, काट दें। अगर आपने बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स डाल दिए, यानी कि वो ज़बरदस्त हीरो था, वो बड़ी खूबसूरत तेज़ तरार इस तरह की हीरोइन थी, तो वो उन एडजेक्टिव्स को आप कम कर दें, उसको कम कर दें ताकि आपकी स्पेस जो है वो श्रिंक करे। और उस तरीके से हमारा मकसद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि राइटिंग की फ्लावरी दिखाना नहीं है, हमें बेसिकली अपना स्ट्रक्चर दिखाना है और अपनी स्टोरी को बताना है। और ऐसी स्टोरी के जिस पर आप कमांड रखते हो, जब आपसे कोई डिस्कशन करेगा तो आपने उसको ये चीज़ें नहीं बतानी बेशक कि पार्ट क्या, आप इसी के लिए बता रहे होंगे जी ये उसका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट, इस स्टोरी का इंसाइटिंग इंसिडेंट है और इधर से स्टोरी मेरी एडवेंचर में जाती है और फिर मुझे ये रेजिस्टेंस है, मेरी एंटागनिस्ट है और एंटागनिस्ट जो है फिर वो हमारे आगे हम रेजोल्यूशन में चले जाते हैं। जब वो आपसे तफसील पूछेगा तो फिर आप कहेंगे कि डिपेंड, ये फिर मेरा क्रिएटिव राइटिंग का प्रोसेस है जिसको अगर हम उसे डिस्कस करना चाहते हैं तो फिर ये एक लंबी हमारी मीटिंग होगी, बिकॉज कि फिर ये मुझे आपको सिनॉप्सिस की शक्ल में देना पड़ेगा। सिनॉप्सिस को भी हम देखेंगे व्यूअर्स। तो बेसिकली पहला काम हम ये कर रहे हैं और हम पहुँचे कि हम एनालिसिस अब कैसे करें। कुछ तो मैंने कहा कि आप अपनी बैक स्टोरीज़ को ऑलमोस्ट काट दें, बैक स्टोरीज़ को इसमें शामिल नहीं करें, आप अपने एडजेक्टिव्स को भी उड़ा दें और कुछ ऐसे वर्ड जो आप समझते होंगे यार इसकी ज़रूरत ही नहीं है इस वर्ड की, मैंने आपने गौर करना है स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बैंक रॉबरी के सिलसिले में हमने जो फर्जी स्टोरी बनाई थी तो उसमें हमने एक तय किया था, तो इस तरीके से आप वो देखें कि उसमें जो जो वर्ड्स आप समझ रहे हैं कि फैट हैं निकाल दें, स्किम कर दें और आप अपनी बैक स्टोरीज़ को भी उसमें से निकाल दें। एक और बात, आप अपनी प्रेमिस लाइन को जब कर रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि राइटर्स एंड को कुछ छुपा लेते हैं, ताकि मेरा जो रीडर है वो इस सिलसिले में हो कि उसको वो थिंक करता रहे कि यार ये क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा मत करें। आपको स्टोरी का एंड पता, आप स्टोरी का एंड बताएं। वो अगलों के लिए बेहतर से ज़्यादा है कि आपको अपने बारे में, आपके लिए अपने लिए वो बहुत बेहतर है कि आपको पता होगा कि आपने बेसिकली एंड क्या रखना है। वो टूल यूज़ करते हैं राइटर्स जिसको हम कहते हैं कि मार्केटिंग हाइप बनाने के लिए या एक हाइप क्रिएट करने के लिए कि देखिए मेरी स्टोरी में तो वो कहेगा जी एंड क्या है, तो कहेगा जी एंड तो फिर होगा जब हम बैठेंगे, हम डिसाइड करेंगे, हम लिखेंगे, हम कोई कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर आई विल टेल यू डोंट डू दैट। आप अपने एंड को बताएं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मैं आपको मोस्ट ऑफ द केसेस बताता हूँ कि सपोज 60% ऑफ द केसेस इन द इंडस्ट्री, मेरा एक अपना तज्जिया, उनको खुद भी स्टोरी डेवलपमेंट का नहीं पता होता। उनकी एक इंट्यूशन होती है कि यार ठीक है ये मतलब स्टोरी चल रही है, बन रही है, लेकिन क्या पता उसको एंड ही पसंद आ जाए बहुत ज़्यादा कि यार क्या बात है, कितना ज़बरदस्त एंड है, तो कहेंगे यार ठीक है यार मैं डन करता हूँ तुमसे कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुमसे फिल्म लिखवाता हूँ। तो हमने इसलिए कोई चीज़ भी ऐसी नहीं छोड़नी है। आप वो कह रही यार मुझे हमारी यार स्टोरी बस ठीक है,
बराबर सी स्टोरी है। आपने कहीं एंड नहीं मैं बताऊँगा कि ठीक है देखेंगे, इस पर सोचेंगे, आपसे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे अगर आपने एंड बताया हो तो यार एंड बड़ा डिफरेंट है, ये बाकियों से बड़ा ज़बरदस्त एंड इसने किया है, तो ओके यार मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मैं आपसे फिल्म लिखवाना चाहता हूँ। तो व्यूअर्स ये चीज़ आपने एक अपनी प्रेमिस एनालिसिस में इस चीज़ को भी देखना है। तो व्यूअर्स अगर आप ये समझते हैं कि यार आपके ज़्यादा सेंटेंसेस जो हैं वो कम नहीं हो पा रहे, आपके जुमले ज़्यादा कम नहीं हो पा रहे, तो उस पर भी आप कुछ ज़्यादा आप इशू ना लेकर आएँ, क्योंकि देखें ये बेसिकली आपके लिए गाइड है सबसे पहले, फिर ये किसी के लिए है। तो इसको आपने गाइड के तौर पे यूज़ करना है और ये गाइड आपको आगे लेकर चलेगी। अगर अब आप एक आपके पास एक गाइड बन जाती है और उसके बाद अगर आप इन तमाम पार्ट्स को देखें और हम अपने वो बैंक रॉबरी स्टोरी को स्टोरी को इस प्रेमिस लाइन पे बिठाएं, तो क्या आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो गया ना? एक स्ट्रक्चर आपके जहन में आना शुरू हो गया कि या वो मार्कर्स आपको नज़र आने शुरू हो गए हैं कि जिस पे आपको समझ आनी शुरू होगी कि नाउ अब मुझे समझ में आई है मेरा प्रोटैगनिस्ट का क्या रोल है, मेरा एंटैगनिस्ट कौन। आपको वो तमाम एलिमेंट्स मिल गए हैं स्टोरी स्ट्रक्चर के जो कि आपकी स्टोरी टेलिंग में इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर आइडेंटिफाई हो गया, क्या हो गया, हमारे सेटअप्स जो सेटअप बना है वो हो गया, हमारे मॉरल कंपोनेंट जो है हमें मिल गया, हमारा डिज़ायर हमें पता है क्या है, वो किसके साथ रिलेशनशिप बना रहा है हमें पता है, वो रिलेशनशिप आगे क्या कर रहा है, या वो इस रिलेशनशिप के थ्रू हम उसके मॉरल स्पॉट को देख पाएंगे, वो आपके मॉरल स्पॉट को पता है। वो मॉरल स्पॉट पे मैंने आपको कहा था कि 1-2 लेक्चर्स करेंगे जिसमें आपको थोड़ी मैं डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से मॉरल कंपोनेंट्स बन सकते ख़ास कैरेक्टर के लिए, उस पर हम भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस होगी, एडवेंचर होगा, और फिर आपको पता लगेगा कि मेरी स्टोरी की मिडल में ये रेजिस्टेंस क्या काम कर रही है। इसका मतलब है कि आपको अपने रिवर्सल्स का पता चल गया और फिर आपको तमाम करैक्टर के डिज़ायर्स का और आपके प्रोटैगनिस्ट के डिज़ायर का पता। तो डेफिनेटली यही वो चीज़ें होती हैं जो कि बेसिकली आपके स्टोरी स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं, जिनको ये तमाम गुरुज सिखा के हमें जो है हमें उन्होंने परेशान किया होता है। इधर एक्ट 1 ले आए, इधर एक्ट 2 ले आए, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। We don't need acts देखेंगे, मैं पढ़ाऊँगा आपको खुद समझ आएगी कैसे बैठेगा हमारे पास। तो हमें इन चीज़ों को देखना है इस तरीके से कि ये मेरा प्रेमिस एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। व्यूअर्स इसको आपने छोड़ना नहीं है। मैं क्यों इस पे एक क्लास अभी कर रहा हूँ कि ये मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रेमिस लाइन लिख लिया, लेकिन यू हैव टू एनालाइज इट, फिर हमें इसको फर्स्ट पास पे लेके जाना कि हमारा फर्स्ट पास ये करती है कि नहीं। वैसे तो दोस्तों अभी तो आप कई पासेस कर रहे होंगे कि नहीं यार आज मैं इसको काट देता हूँ, कल आप दोबारा बैठेंगे, आप कहेंगे आपको उस तक कोई और बात समझ में आ रही हो, आप कहेंगे इसको मैं इसमें डालता हूँ, फिर आप इसको सेटिंग करेंगे, फिर आप एनालिसिस पे लेकेंगे। टेक योर टाइम, इट इज़ नॉट 5 मिनट्स जॉब, 5 मिनट जॉब नहीं है डियर। इसको आपको टाइम देना है। समझें कि ये क्या है, ये आपका स्क्रिप्ट। हमें वो अपनी आदतों को ख़त्म करना है कि स्टोरी मेरे ज़हन में आई और शुरू हो जाऊँ मैं पेपर पे। नो, दैट इज़ नॉट। हमसे भी ऐसे ही होता था, हम भी यूँ शुरू कर देते थे, लेकिन बाद में समझ में आई कि ये हम गलत करते हैं। हम अपनी इंट्यूशन से लिख तो लेते हैं, लेकिन उसमें गैप्स होते हैं कि हमें कुछ चीज़ों का पता ही नहीं होता। हमसे जब वो कहते हैं यार ये अच्छी अपनी स्टोरी लिखी है यार, इसमें ये मसला है, इसमें ये आप फिर सोचना शुरू होता है कि यार ये ठीक ही कह रहा होगा। तो उसकी वजह कि यू डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस, और जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो समझिए आप स्टोरी नहीं लिख सकते, आपको कुछ नहीं पता। तो ये हमारे पास अब हम एनालिसिस के पार्ट में हैं। फिर हम ये जब हम और मज़ीद एनालिसिस में जा रहे होंगे, जैसे हमने कहा रिवर्सल आ गया, हमारे बैक स्टोरीज आ गई, हमारे करैक्टर के डिज़ायर आ गए, हमें ये भी पता होगा कि ये जो करैक्टर है इस टाइम दूसरे करैक्टर से क्यों मिला, क्योंकि आपको अगले स्ट्रक्चर का पता होगा। ये करैक्टर वहाँ पे क्यों गया है, उस बिल्डिंग में इसका जाना इंपॉर्टेंट था कि नहीं। ये आपका प्रेमिस लाइन एनालिसिस में आप देख रहे होंगे। आपको इन सारी चीज़ों का बेसिकली पता होगा। जब आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये किस करैक्टर का क्या काम है उधर जाना, तो आप बताएंगे कि इसका ये क्यों, कि बिकॉज दिस इज़ माई प्रेमिस लाइन। आप इन चीज़ों को बताने की बड़ी अच्छी पोजीशन में होंगे। तो व्यूअर्स अब ऐसा करते हैं कि हमने प्रेमिस लाइन एनालिसिस को देख लिया, तो हॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर फिल्म है जॉज 1 के हम अपनी प्रेमिस लाइन पे लेकर आते हैं। ये जॉज बहुत मशहूर फिल्म है और ये 1975 में प्रोड्यूस हुई थी। ये बेस करती थी नावल जो था जॉज, नावल भी जॉज था, और इस नावल को लिखा था पीटर
ब्रेंचले ने। अच्छा, जो स्क्रीन प्ले है फिल्म का वो पीटर ब्रेंचले ने भी लिखा था और एक कोई और कार्ल गॉटिच ने लिखा था। पीटर ब्रेंचले और कार्ल गॉटिच ने ये मिलकर जॉज 1 का स्क्रीन प्ले लिखा था। टॉप की फिल्म थी 1975 की और बड़ा इसने बिजनेस भी किया था। तो इसको करने का मकसद ये है कि चूँकि नावल भी लिखा गया और स्क्रीन पे भी लिखा गया तो शायद हमें एनालिसिस करने में आसानी हो। तो इसको अब हम मैप करने लगे हैं प्रेमिस लाइन के ऊपर। ये मेरा इनविजिबल स्ट्रक्चर, ये मोस्ट ऑफ द आई होप के लोगों ने ये फिल्म देखी भी होगी। इनविजिबल स्ट्रक्चर में हम अब अपनी प्रेमिस लाइन के पार्ट्स को लेकर आएंगे। इनविजिबल स्ट्रक्चर का सबसे पहला क्या है, कैरेक्टर और मेरा कंस्ट्रक्शन। ये मेरी प्रेमिस लाइन पे जिसको मैं पार्ट 1 कहूँगा वो मेरा प्रोटैगनिस्ट का पार्ट होगा। इसको हम प्रोटैगनिस्ट पार्ट कह सकते हैं। ये मेरी प्रेमिस लाइन पे ये क्या करेगा, कैसे उसको पेपर पे लाने की पोजीशन में होगा, मैं आपको बता दूँ। ये मेरा उसने अपना एक इनविजिबल स्ट्रक्चर सोचा, कैरेक्टर और कंस्ट्रक्शन का। हम देखते हैं कि ये हमें तो पेपर पे पता है, सोचा उसने होगा, ठीक है ना, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये कैसे बना होगा। फियरफुल आउट, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि चूंकि वो उस टाउन का नहीं था तो आउटसाइडर पुलिस चीफ, ये मेरा कैरेक्टर आ गया। फियरफुल आउटसाइडर मेरा मॉरल कंपोनेंट है, चूंकि वो पानी से भी डरता था। ओके, और अब वो तो फियरफुल आउटसाइडर पुलिस चीफ, स्मॉल कोस्टल टाउन, दरिया समंदर होते हैं, तो ऑफ अ स्मॉल कोस्टल टाउन इज आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबल शार्क डेथ ऑफ अ स्विमर। कैरेक्टर इज माई पुलिस चीफ। मॉरल स्पॉट इसका क्या है, मॉरल ब्लाइंड स्पॉट इज द फियरफुल, ये एक आउटसाइडर है और वो डर रहा है उस कोस्टल जगह पे, जो कि वो पानी से भी डरता है, तो बेसिकली उसका एक फियर है, ये उसका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है। उसको ये कहा जाता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना है। दिस इज योर बेसिकली कंस्ट्रक्शन। इनसाइडिंग इंसिडेंट आ रहा है, आपने ये मतलब उसकी लाइफ तो सही जा रही थी, स्टेटस को में बड़े मज़े से अपने टाउन में बैठा हुआ, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, भाई आ जाओ। तो अब दिस इज द कंस्ट्रक्शन ही इज फेसिंग, दिस इनसाइटिंग इंसिडेंट टू इन्वेस्टिगेट द डेथ ऑफ अ स्विमर, और वो पानी से डरता है। सो दिस इज माई फर्स्ट पार्ट में प्रेमिस लाइन इज डन। अब हम पार्ट 2 देखते हैं, और पार्ट 2 में मेरे पास जो था वो मेरा टीम गोल है। ये प्रोटैगनिस्ट है, पार्ट ये मेरा टीम गोल है, जिसके अंदर सारी बात है। मेरे पास एक डिजायर है, मेरे पास एक रिलेशनशिप है। ये मेरी इनविजिबल स्ट्रक्चर चाह रहा है ना, ये मेरा इनविजिबल स्ट्रक्चर चाह रहा है, और ये मेरा प्रेमिस लाइन चाह रहा है। टीम गोल में क्या होगा, अब वो क्या करेगा, अब हम इसको आगे लेकर क्या है कि हिज फियर्स आर रियलाइज्ड। ये जो फियरफुल है और ये जो फियर्स हैं बेसिकली तो अवॉइड ही कर रहा है ना, वो अपने मॉरल ब्लाइंड स्पॉट में है। तो वो फियर अब रियलाइज होंगे जब एक बायोलॉजिस्ट उससे ये कहेगा कि वो कंफर्म करेंगे उस डेथ को कि वो शार्क की वजह से। फियर्स जो है उसके बढ़ गए हैं, और तो हम कहेंगे आर रियलाइज्ड व्हेन अ बायोलॉजिस्ट कंफर्म्स डेथ व्हिच ही देन हायर्स ए फिशरमैन। चूंकि वो उस एरिया का नहीं है तो वो एक फिशरमैन को साथ में लाएगा। ये मेरा रिलेशनशिप डेवलप होने लगा। सो व्हेन अ बायोलॉजिस्ट कंफर्म्स अ डेथ which he then hires a fisherman to hunt down the shark। ये मेरा डिजाइन, तो हंट करना है मुझे शार्क। रिलेशनशिप मेरा डेवलप हो गया। So when a biologist confirms death, which he then hires the fisherman to hunt down the shark, forcing the chief to take the biologist and fisherman along him। तो अब ये टीम अप, अब इसने एक बायोलॉजिस्ट और फिशरमैन के साथ टीम अप हो गया, और अब वो शार्क को हंट करने जा रहे हैं। सो माई desire and relationship is satisfied in my second part of the premise line। थर्ड मेरे इनविजिबल है वो रेजिस्टेंस एंड एडवेंचर, और इसके अंदर मेरे पास पार्ट 3 में आता है, हम कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट पार्ट है। ये मेरा पार्ट 3 है। Only to find himself caught between the greedy mayor who wants quick kill to reopen the beaches to remake money, and a controlling, resentful fisherman who thinks Chief is a weak person, doesn't want them to be on his boat। तो अब तीसरे पार्ट में अगर आप देखें तो बेसिकली एंटेगोनिज्म मेरा ये ग्रीडी मेयर हो गया, जिसको ये परवाह नहीं है कि जो लोग हैं वो मारे जाएंगे। अगर बीच नहीं मरा वो फिर भी चाहता है, टाइम तो उसने दे दिया जिसको जल्दी मारो, लेकिन वो बीचेस को खोलना चाहता है, बीचेस को खोलना चाहता है, जो कि वो मनी हासिल करना चाहता है, वो पैसे हासिल करना चाहता है, और उस वजह से वो ग्रीडी है। तो वो बेसिकली अब ये प्रेशर आ गया हमारे प्रोटैगनिस्ट पर, ये उसकी रेजिस्टेंस बन गई कि वो चीज़ को जल्दी नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि वो उसको शार्क को मारे। अब शार्क को मारे और उसमें अगर उसको टाइम कंस्ट्रेंट दे दिया है उस मेयर ने तो एक प्रॉब्लम होगी, और मेयर फिर एक अथॉरिटी है।
तो फिर मेयर एक अथॉरिटी है तो वो फिर को उस रेजिस्टेंस को जो है बर्दाश्त करना है और उसको कन्फ्रंट करना है, उसको ओवरकम करना है। तो इस लिहाज से फिर एक और छोटा सा जो उसको मसला आ रहा है वो फिशरमैन के भी आ रहा है कि वो फिशरमैन चीफ को एक बड़ा कमज़ोर बंदा समझता, तो लिहाजा वो ये नहीं चाहता कि मैं इनको हंट पे लेकर जाऊँ, क्योंकि वो डर फिशरमैन है कि ये अगर ये कुछ ना कर पाए तो शार्क तो मुझे भी खा जाएगी। तो इस लिहाज से ये रेजिस्टेंस आ रही है, ये एडवेंचर भी हमारा बन रहा है। वो रेजिस्टेंस यानी मेयर की और फिशरमैन के जो उसके ऊपर बिलीफ आना शुरू हो गया था कि ये बंदा कमज़ोर है, कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये एक एडवेंचर की तरफ चल जाता है। लेकिन फोर्थ पार्ट जो कि हमारा एडवेंचर और चेंज का, इसको हम पार्ट 4 कहते हैं या डिनोमो पार्ट भी कह सकते हैं और रेजोल्यूशन का पार्ट भी कह सकते हैं, जो भी आप कह लें। द 3 मैन बेसिकली अब टीम अप हो चुके होंगे वन वे द अदर। वो जो हमारा एज दे बैटल द मॉन्स्टर एडवेंचर चल रहा है। सो वेयर चीफ प्रूव्स हिज वैल्यू, ओवरकम द fear of water and secures place in the community, and he saves people after killing the beast। फोर्थ पार्ट में हम देख रहे हैं कि बेसिकली जो रेजोल्यूशन का पार्ट है, एक तो वो बैटल हो रही है, कन्फ्रंट्रेशन हो गई हमारे। अच्छा, और एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, यहाँ पे शार्क भी आपका एक बेसिकली जो है, क्योंकि ये एनिमेटेड तो है, ठीक है ना, जानदार तो है, तो सही मानो में तो ह्यूमन है, जो कि मैंने आपको कहा कि वो मेयर की शक्ल में आ गया। लेकिन बेसिकली वो जो हमारे जो शार्क है जिसको बेसिकली हमने किल करना है, तो कन्फ्रंट हम उसको कर रहे हैं जाके। तो इसका मतलब कि बैटल है, और वो बैटल कन्फ्रंटेशन में मॉन्स्टर को ये तीनों टीम अप हो चुके थे। और उसके बाद बेसिकली जो चेंज आया है कि वो ओवरकम कर जाता है अपने फियर ऑफ वाटर को और अपनी वो इनसिक्योरिटी को, और वो बेसिकली कम्युनिटी में अपने वैल्यू को बनाने में कामयाब हो जाता है। तो इस तरह वो एक छोटे कोस्टल टाउन का जो प्रोटैगनिस्ट था, वो सोचता था मुझे किस काम में डाल दिए, पानी में मुझे तैरना नहीं आता, मैं पानी से खौफ खाता हूँ, और क्या कहते हैं शार्क जैसे बड़े बीस्ट को मुझे मारने की इन्वेस्टिगेशन दे दी है। तो वो फिर एंड में आके जब वो सब कुछ कर लेता है, तो उसके बाद वो चेंज हो जाता है, उसमें वो कॉन्फिडेंस और करेज वापस आ जाता है। तो उसका जो मॉरल ब्लाइंड स्पॉट था वो अब वो उसको वो ओवरकम कर गया है। तो इस तरीके से हम जॉस के हमने स्ट्रक्चर को जो है अपने प्रेमिस लाइन पे डाल लिया। तो इस तरह व्यूअर्स हमने एक प्रेमिस लाइन डेवलप कर ली कि एक फियरफुल शख्स होता है, वो आउटसाइडर होता है, उसको बुलाया जा रहा है, और वो आकर अपने उसका फियर है कि वो पानी से वो डरता है, और उसको शार्क को मारने के लिए कहा जाता है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक स्विमर को, और फिर जब उसके फियर उस वक्त उसका स्टेक बढ़ता है जब उसको पता लगता है कि वाकई शार्क ने उस स्विमर को मारा है। तो फिर वो उसको बहरहाल टीम अप करना है। वो टीम अप करके एक बायोलॉजिस्ट और फिशरमैन के साथ जाता है, और वो लेकिन उसको जो रजिस्टेंस मिल रही है वो मेयर से मिल रही है, जो कि एक ग्रीडी शख्स है, और वो बीचेस को खोलना चाह रहा है। और ख़ुद फिशरमैन से भी उसको एक रजिस्टेंस मिल रही है, जो कि चीफ को एक कमज़ोर इंसान समझता है। अलबत्ता वो तीनों टीम अप होके वो उस शार्क को मार देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसने अपने करेज को भी रीगेन कर लिया, कम्युनिटी में अपनी वैल्यू भी बना ली, और अपनी फियर को भी ओवरकम कर लिया। तो ये चेंज भी उसमें आ गया। व्यूअर्स, नावल में और फिल्म में फ़र्क यह है कि फिल्म में बेसिकली सिंपली हमने सिर्फ एक डिज़ायर हंट को दिखाया, और कैसे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है कि वो अपने फियर को ओवरकम करते। लेकिन अगर आप नावल में जाएं तो नावल में हम देखेंगे और बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं। उसकी वाइफ जो है प्रोटैगनिस्ट की, वो हमारे बायोलॉजिस्ट के साथ लव अफेयर में है, उसमें और भी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन हमने फिल्म में सिंपल अपने प्रेमिस लाइन को फिट किया। नावल का प्रेमिस लाइन इसमें फिट जॉस के सिलसिले में नहीं हुआ, हमने उसको उस तरह नहीं बनाया। तो फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा जो फिल्म बन चुकी है उस पर जो हम फिर प्रेमिस लाइन बना रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नावल की अगर आपने प्रेमिस लाइन बनानी है, अगर जॉस के लेवल की, तो फिर वो और तरीके से बनेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को देख रहे हैं जॉस 1 को, और हमने इस इनविजिबल स्ट्रक्चर को जो है हमने कैसे पेपर पे उतारा ये मैंने आपको बताया। और फिर बेसिकली अब जो एडवेंचर में आपको चीज़ें मैंने बता दी कि वो एक मेयर के साथ उसका रेजिस्टेंस चल रहा है, वो देखेगा। और फिशरमैन बेसिकली उससे ऐसी ऐसी चीज़ें कराता है कि वो बेसिकली चूँकि ख़ुद भी उससे मतलब समझते हैं कि वीक इंसान है, तो बेसिकली शायद वो एक तरीके से हेल्प उसकी कर रहा है, चूँकि उसको फियर को ओवरकम करने में उस फिशरमैन का भी इसलिए हाथ है कि वो छोटे छोटे ऐसे काम करवाता है कि जिससे वो ये चाहता है कि ये मतलब वो एज अ मैन स्टैंड करे उन इवेंट्स के सिलसिले में। तो ये चीज़ें भी आप तो एडवेंचर में आप फिर उन चीज़ों को देख सकते हैं और सोच सकते हैं।
व्यूअर्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्टोरी वर्सेस सिचुएशन क्या चीज़ें होती हैं, और फिर हम उस पर भी एक जब लेक्चर करेंगे तो हमें अपनी चीज़ों के बारे में और पता लगेगा। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।